नमस्कार। तेलंगाना राज्य सरकार का टीसेट चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी अध्यापक भर्ती परीक्षा के संदर्भ में जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत वाक्य संरचना और भेद विषय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और इस संदर्भ में मार्गदर्शन भी प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, वाक्य संरचना के संदर्भ में जैसे भाषा विज्ञान के अंतर्गत सबसे न्यूनतम इकाई ध्वनि, ध्वनि के बाद शब्द, शब्द फिर पद, पद के बाद वाक्य। इस प्रकार 4 रूपों में भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं। जो न्यूनतम इकाई से लेकर वाक्य तक जितने भी हम बता रहे हैं, तो ये 4 या 5 बिंदु अत्यंत आवश्यक है भाषा के लिए। तो वाक्य के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। मित्रों ध्यान दीजिए, वाक्य की परिभाषा पर अगर हम ध्यान देंगे तो ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। जैसे सामान्य जानकारी यह है कि वाक्य शब्दों से निर्माण होता है, तो सिर्फ शब्दों से निर्माण होने का नहीं है, लेकिन सार्थक शब्द समूह होना चाहिए। सार्थक शब्द मतलब शब्द में अर्थ हो, मतलब ध्वनियाँ हो सकते हैं शब्द में, लेकिन उस शब्द में एक सार्थक मतलब अर्थ होना चाहिए प्रत्येक शब्द में। उसके बाद देखिए पर्दे पर जो व्यवस्थित हो, मतलब एक व्यवस्थित रूप में, एक क्रम में होना चाहिए वाक्य के शब्द। उसके बाद पूरा आशय प्रकट हो, मतलब जो भाव या विचार हम प्रकट करना चाहते हैं तो वो विचार प्रकट हो। उसके साथ साथ इतनी जो भी हम 3 या 4 बातें आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, तो सार्थक शब्द समूह हो और व्यवस्थित हो, पूरा आशय प्रकट हो। जैसे वाक्य उस समय कहते हैं जैसे भाषा के संदर्भ में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए वाक्यों के द्वारा हम लोग एक दूसरे के बीच में, मतलब वक्ता बोलता है और श्रोता सुनता है। इस प्रकार प्रत्येक वाक्य में शब्द समूह होना चाहिए और वो शब्द जो है व्यवस्थित होना चाहिए। उसके साथ साथ पूरा आशय प्रकट होना चाहिए। आशय मतलब विचार, जो भी कहना चाहता है वक्ता श्रोता से, तो ये आशय पूरा प्रकट हो, तभी हम उसको वाक्य कहते हैं। उसके बाद मित्रों ध्यान दीजिए, जिस शब्द समूह से वाक्य का आशय व्यक्त होता है वह वाक्य कहलाता है। वही जो विचार प्रकट करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसी को हम वाक्य कहते हैं। उन शब्दों से युक्त अर्थवान इकाइयों को वाक्य कहते हैं। उसके बाद मित्रों ध्यान दीजिए, इसके लिए उदाहरण है वाक्य के लिए। अशोक ने धर्म की स्थापना की, जो पीले रंग में वाक्य दिया गया है पर्दे पर, तो यह उदाहरण है वाक्य के लिए। इस वाक्य के शब्द समूह सार्थक हैं। ये जितने भी शब्द हैं, अशोक ने प्रत्यय, धर्म, स्थापना की, इस प्रकार जितने भी प्रत्यय और शब्द समूह जो भी हैं सार्थक हैं, मतलब अर्थ हैं प्रत्येक शब्द में। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के अंतर्गत व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित है। जो भी व्याकरण है, व्याकरण के जितने भी नियम होते हैं उसके अनुसार व्यवस्थित हैं और पूरा आशय प्रकट कर रहा है। मतलब वाक्य के द्वारा जो हम कहना चाहते हैं, जो विचार प्रकट करना चाहते हैं, वह आशय प्रकट हो रहा है। अतः यह एक संपूर्ण वाक्य कहते हैं। मतलब अर्थवान ध्वनि इकाइयों से बने शब्द और पद वाक्य बन गया है, इसलिए इसको हम वाक्य कहते हैं। उसके बाद मित्रों ध्यान दीजिए, वाक्य के गुण होते हैं। मतलब वाक्य के कई प्रकार के गुण होते हैं, तो गुणों के संदर्भ में एक बार ध्यान देंगे। और सबसे पहले है सार्थकता। सार्थकता का तात्पर्य है वाक्य रचना के लिए अनिवार्य है कि उसमें प्रयुक्त सभी पद
सार्थक हों। जितने भी पद प्रत्येक वाक्य में प्रयोग होते हैं वो सारे पद सार्थक होना चाहिए। मतलब सार्थक शब्द या पदों से युक्त वाक्य ही आशय प्रकट करता है, विचार प्रकट करता है। उसके बाद ध्यान देंगे सार्थकता में, यदि वाक्य का कोई अंश निरर्थक हो तो उससे अर्थ में बाधा पड़ती है। ध्यान रहे कि कई बार निरर्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर अर्थवान हो उठते हैं। इसलिए मित्रों ध्यान दीजिए, अर्थवान शब्द होते हैं और अर्थवान पद होते हैं प्रत्येक वाक्य में, लेकिन उसमें हेराफेरी होती है और वह सार्थक वाक्य नहीं कहा जाता है। जैसे निरर्थक शब्द भी होते हैं। तो इसलिए ध्यान देने की बात यह है, प्रत्येक वाक्य में कोई अंश निरर्थक हो तो उससे अर्थ में बाधा पड़ती है। मतलब निरर्थक शब्द प्रयोग करने से समझने के लिए बाधा सामना करना पड़ता है। और कभी कभी यह भी प्रयोग होता है कि वाक्यों में निरर्थक शब्द होते हैं, मतलब अर्थवान पद नहीं होते हैं। उसके बाद सार्थकता के लिए उदाहरण के अंतर्गत देख सकते हैं कि जैसे भाई अल्पविराम पानी वानी लाओ, इस वाक्य में वाणी निरर्थक शब्द होते हुए भी आदि वगैरह के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः यह सार्थक है। थोड़ा ध्यान दीजिए परीक्षार्थी, यहाँ भाई पानी वानी लाओ एक वाक्य है यहाँ, तो हम रिक्वेस्ट मैनर में या कोई कि दूसरे से हम ये पूछ रहे हैं कि पानी वानी लाओ। पानी का तात्पर्य जानते हैं हम लोग, लेकिन वाणी जो है उसके लिए कोई अर्थवान अर्थ नहीं है। तो लेकिन पानी के साथ जब वाणी प्रयोग होता है, पानी वाणी, तब वाणी शब्द जो है सार्थक कहलाता है। इसलिए यह वाक्य जो है संपूर्ण वाक्य है, तो इसको हम सार्थक वाक्य कह सकते हैं। इस प्रकार पानी वानी की तरह हम दैनिक जीवन में जब हिंदी में बात करते हैं या पढ़ते हैं कुछ लिखित सामग्री, उस समय चाय वाय भी प्रयोग होता है। तो चाय के लिए अर्थ है, लेकिन वाय के लिए अर्थ नहीं है। इसका मतलब यह है चाय के साथ, चाय के वगैरह, इस प्रकार अर्थ प्रकट होता है। मतलब चाय के साथ कुछ बिस्किट या समोसे के अर्थ में चाय वाय का प्रयोग होता है। जिस तरह पानी वानी जो हम उदाहरण के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, तो उस तरह चाय वाय भी सार्थक वाक्य है और सार्थक अर्थ है। इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिए, दूसरा वाक्य के गुण है योग्यता। तो योग्यता से तात्पर्य है क्षमता, शाब्दिक अर्थ है क्षमता। इससे यहाँ यह आशय है कि शब्द सार्थक बेशक होते हैं, लेकिन इनमें प्रकरण या प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की क्षमता भी होनी चाहिए। मतलब सार्थक शब्द हो सकते हैं या पद हो सकते हैं, लेकिन उसमें प्रकरण या प्रसंग देने की क्षमता भी होनी चाहिए। उसी को हम योग्यता कहते हैं। योग्यता से तात्पर्य है क्षमता, शाब्दिक अर्थ। कभी कभी यहाँ इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है, योग्यता का तात्पर्य क्या है या योग्यता का दूसरा नाम क्या है, क्षमता इसे कहते हैं। इस प्रकार 3 या 4 रूपों में प्रश्न पूछने का संदर्भ रहता है। इसलिए ध्यान दीजिए, योग्यता से तात्पर्य है क्षमता। शब्दों में उस तरह क्षमता होनी चाहिए जैसे प्रकरण या प्रसंग हो उस वाक्य में। उसके बाद मित्रों ध्यान दीजिए, योग्यता का उदाहरण। तो इस उदाहरण के संदर्भ में मैं पानी खाता हूँ, वर्तनी की त्रुटि है इधर, पानी खाता हूँ, यह अपूर्ण वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। इस वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द सार्थक हैं। मतलब मैं भी सार्थक हैं, पानी भी शुद्ध है। मतलब शब्द के तौर पर अगर हम देखें, खाता
हूँ, इस प्रकार सभी शब्द हैं, फिर भी यह वाक्य सही अर्थ देने की योग्यता नहीं रखता है, क्योंकि पानी पीने का पदार्थ है, ना कि खाने का। इसी प्रकार घोड़ा घास पीता है, घोड़ा घास पीता है वाक्य भी गलत है, वाक्य के तौर पर गलत है, लेकिन उसमें प्रयोग किए शब्द जो हैं योग्यता रखते हैं, क्षमता रखते हैं। लेकिन जब वाक्य में प्रयोग होता है अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य गलत है, जो घोड़ा घास पीता है। तो अतः ये वाक्य तभी कहलाएंगे जब हम इस प्रकार कहेंगे या लिखेंगे, जैसे मैं पानी पीता हूँ या मैं खाना खाता हूँ, तो ये संपूर्ण वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। घोड़ा घास खाता है या घोड़ा पानी पीता है। इस प्रकार मित्रों जो हम वाक्य में अर्थवान शब्दों का या पदों का प्रयोग करते हैं, तभी वह वाक्य जो है योग्यता, मतलब वाक्य के गुणों के अंतर्गत योग्यता कहलाता है। फिर हम अगले बिंदु पर जाएंगे। तीसरा बिंदु है आकांक्षा। तो आकांक्षा से तात्पर्य है कि वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ प्राप्ति में कोई जिज्ञासा या इच्छा शेष रह जाए। जैसे आकांक्षा उसी को कहते हैं जिसमें किसी ऐसे शब्दों की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ प्राप्ति में कोई जिज्ञासा या इच्छा शेष रह जाएंगे। तो मित्रों यहाँ जब हम इस तरह के वाक्य प्रयोग करते हैं तब उसमें अर्थ प्राप्ति में कोई जिज्ञासा या इच्छा नहीं छूटे या शेष रह जाए, इस प्रकार वाक्य होने चाहिए। यह वाक्य का तीसरा गुण है आकांक्षा। उसके बाद आकांक्षा का उदाहरण है कर रहे हैं, लड़के कर रहे हैं, लड़के खुदाई हैं। इस प्रकार तीन उदाहरण आपके सामने हैं। ये तीन वाक्य अधूरे हैं, मतलब संपूर्ण अर्थ का प्रकट नहीं कर रहा है। तो इस वाक्य की जगह यह लिख दिया जाए कि लड़के खुदाई कर रहे हैं, तो वाक्य स्वयं में पूर्ण हो जाएगा, तभी उस वाक्य में आकांक्षा है कह सकते हैं। जैसे मित्रों ध्यान दीजिए, लड़के खुदाई कर रहे हैं सीधा वाक्य है। अगर इस वाक्य को हम कर रहे हैं, लड़के कर रहे हैं, लड़के खुदाई हैं, इस प्रकार हेरा फेरी मतलब दुविधा में डाले जैसे अगर वाक्य लिखें तो उन वाक्यों में जिस तरह हम उदाहरण दिए हैं तो उन वाक्यों में आकांक्षा नहीं होगा। और उस वाक्य को हम जैसे आपको बताया था कि लड़के खुदाई कर रहे हैं, इस प्रकार वाक्य प्रकट करें तो वह वाक्य संपूर्ण और शुद्ध वाक्य कहलाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चौथा गुण आसक्ति या निकटता। तो एक वाक्य के शब्दों को बोलने अथवा लिखने में निकटता होना आवश्यक है। रुक कर बोले गए शब्द अर्थ में बाधा डालते हैं। जैसे रुक कर जब हम बोलेंगे वाक्य, तब उस वाक्य में आसक्ति और निकटता की कमी होती है। तो इस प्रकार रुक कर बोलना नहीं चाहिए वाक्यों में। उनके प्रयोग में निरंतरता होना आवश्यक है। यदि कुछ ठहराव या बलागत दिखाना हो तो विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो उसमें ठहराव या बलागत देते हैं, मतलब कहीं जोर देते हुए बात करना या कहीं कम ध्वनि में प्रकट करना चाहते हैं, तब हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आसक्ति और निकटता का चौथा गुण है वाक्य के गुणों में। उसके बाद लिखित रूप में भी शब्दों में समीपता अपेक्षित होती है इसमें आसक्ति और निकटता वाक्य के गुण में। जैसे हम वहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, हिंदी मतलब विराम देते हैं, व्याकरण पढ़ते उसके बाद विराम दिया जाता है और हैं। इस प्रकार अगर हम प्रकट करें
तो उसमें आसक्ति और निकटता की कमी कह सकते हैं। ऐसे लिखे शब्द वाक्य नहीं बनाते। तो इस प्रकार लिखेंगे या उच्चारण में मतलब बोलचाल में बोलेंगे विराम देते हुए, तो वह वाक्य जो हैं ये शब्द जो हैं वाक्य नहीं बनाते हैं, सही अर्थ प्रकट नहीं करते हैं। उसके बाद हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो यह शुद्ध वाक्य है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत किया था कि हम विराम देते हुए हिंदी, विराम देते हुए फिर व्याकरण, इस प्रकार पढ़ेंगे या लिखेंगे तो वह असंपूर्ण वाक्य कहलाएंगे, अशुद्ध वाक्य कहलाएंगे। उसको हम इस प्रकार बोलेंगे जैसे हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, तो यह शुद्ध और आसक्ति निकटता वाक्य कह सकते हैं। तो मित्रों अगले बिंदु पर ध्यान देंगे तो 5वां है पदक्रम। तो पदक्रम से तात्पर्य है वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए शब्दों का उचित क्रम में प्रयुक्त होना आवश्यक है। जैसे शब्द शुरू में भी हम आपको उदाहरण के तौर पर बताया था कि वाक्यों में जो शब्द या पद प्रयोग करते हैं तो उसमें एक क्रम होनी चाहिए और पदक्रम के नियमों का उल्लंघन करने पर वांछित अर्थ नहीं निकलता है। जैसे पदों का क्रम के लिए जो नियम होते हैं उन नियमों का अगर हम उल्लंघन करें तो उसमें जो वांछित अर्थ है, मतलब जो अर्थ हम चाहते हैं, वांछित करते हैं, तो वह नहीं निकलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए पदक्रमों के लिए उत्थान देश परिश्रम अपना वाले स्वयं हैं करते करने, मतलब टेढ़े मेढ़े हैं, मतलब हेरा फेरी है पदों में और जम्बलिंग है पदों में, मतलब वाक्य संपूर्ण नहीं है यहाँ। फिर एक बार ध्यान दीजिएगा तो इस वाक्य में सार्थक शब्द भी हैं, योग्यता भी हैं, निकटता भी हैं। मतलब जो हम वाक्य के गुणों के लिए जो हम एक एक बिंदु को चर्चा कर रहे थे वो सभी हैं इस उदाहरण में, लेकिन वाक्य जो है अशुद्ध है, गलत है। और ध्यान दीजिए निकटता भी हैं, परंतु पदक्रम की व्यवस्था ना होने के कारण वांछित अर्थ नहीं निकलता है, वांछित अर्थ प्रकट नहीं होता है। तो मित्रों यदि इसी वाक्य को पदक्रम के नियमानुसार लिख दिया जाए तो इसका रूप होगा परिश्रम करने वाले देश अपना उत्थान स्वयं करते हैं। यह बिल्कुल वाक्य के गुण में जो 5वां बिंदु है पदक्रम की दृष्टि से सही वाक्य है और शुद्ध वाक्य है। तो इस प्रकार वाक्य जब हम लिखते हैं तो उसमें पदों का क्रम में जो नियम होते हैं उन नियमों के अनुसार ही हम वाक्य रचना करना चाहिए और वाक्य लिखना चाहिए। तो उसके बाद मित्रों वाक्यों के जो गुण होते हैं, गुणों में 6वां बिंदु है अन्वय। तो अन्वय का अर्थ है मेल, मतलब पदों में मेल। वाक्य कर्ता, कर्म और क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष और कारक में मेल होना आवश्यक हैं। इसके बिना भी अर्थ में व्याघात आता है। जैसे वाक्य के जो भी जो कर्ता, कर्म, क्रिया है तो क्रिया के जो लिंग, वचन, पुरुष और कारक होते हैं तो उनसे मेल होना चाहिए, तो अन्वय होना चाहिए, तभी उस वाक्य को हम संपूर्ण वाक्य और सही शुद्ध वाक्य कह सकते हैं। इसके बिना अर्थ में व्यवधान आता है और अगर इसमें मेल नहीं है, अव्यय नहीं है, उस वाक्य में शुद्ध वाक्य नहीं कहलाता है और बाधा उत्पन्न होता है इस प्रकार के वाक्यों से। उसके बाद अन्वय का उदाहरण देखिए। तो इस उदाहरण में एक वाक्य है, हमने 10 रुपये से यह खिलौना खरीदी। यहाँ एक वाक्य है, इस वाक्य में से कारक ये सर्वनाम तथा खरीदी क्रिया रूप की अशुद्धता है, तो इसके कारण वाक्य का वांछित अर्थ नहीं प्रकट हो सका। अतः वाक्य में अन्वय का होना भी अनिवार्य है। इस प्रकार
प्रत्येक वाक्य में जो कर्ता, कर्म, क्रिया और कारक होते हैं उससे लिंग, वचन, काल आदि का जो अन्वय है, मतलब जो मेल होता है, तो उसी के अनुरूप उसमें परिवर्तन होना चाहिए। जहाँ लिंग के साथ साथ वचन, तो कर्ता के साथ साथ कारक, इस प्रकार उसमें जब मेल होता है तभी वाक्य शुद्ध माना जाता है। उसके बाद वाक्य के कुछ घटक होते हैं। जैसे कई प्रकार के घटक हैं जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है, उन्हें वाक्य के अंग या घटक कहते हैं। जैसे अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना जब करते हैं हम लोग, उन्हें वाक्य के अंग या घटक कहते हैं। मतलब कर्ता, कर्म, क्रिया के अनुसार जब लिंग, वचन आदि से जो मेल करते हुए अव्यय के रूप में बनाते हुए जब हम वाक्य बनाते हैं, उसको हम वाक्य के घटक कहते हैं। वाक्य के मूल एवं अनिवार्य घटक हैं कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया को हम मूल घटक कहते हैं। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि वाक्य के मुख्य घटक क्या हैं? वाक्य के मुख्य घटक ये हैं, इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है, तो वहाँ विकल्पों में सही विकल्प होता है कर्ता और क्रिया। तो कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य की रचना संभव नहीं है। ये सामान्य जानकारी है, हम लोग जानते ही हैं। प्राथमिक रूप से जब हम वाक्य निर्माण करते हैं या वाक्य प्रयोग करते हैं, वाक्य की तैयारी करते हैं, तब प्रत्येक वाक्य में कर्ता और क्रिया होना अत्यंत आवश्यक चीज़ है। उसके बाद मित्रों ध्यान दीजिए, उदाहरण के लिए वाक्य के घटक के लिए एक वाक्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे संक्षिप्त वाक्य इस प्रकार का हो सकता है, जैसे सीता मिली। तो इसको लेकर भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न पत्र बनाने वाला। तो प्रश्न होगा वहाँ, सबसे संक्षिप्त वाक्य यह है। तो वहाँ सीता मिली और गीता जाएगी, तुम जाओ, तू आ, आप पढ़े आदि संक्षिप्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे अभी अभी आपके सामने प्रस्तुत किया कि प्रश्न संक्षिप्त वाक्य यह है, तो इस प्रकार प्रश्न बन सकता है परीक्षाओं में। तब आपको नीचे विकल्पों में, तो अभी आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये 4 वाक्य जैसे कोई दूसरे वाक्य भी रह सकते हैं। तब बाकी 3 जो हैं, तो दूसरे मतलब संक्षिप्त मतलब छोटा वाक्य ना होकर संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य या दूसरे कोई लंबे वाक्य, तो इस प्रकार दे सकते हैं। तब आप संक्षिप्त वाक्य जो है उसको चयन करना होगा, तभी वह शुद्ध विकल्प होता है। तो इस प्रकार मित्रों, तो यहाँ ध्यान दीजिए, संक्षिप्त वाक्य यहाँ है सीता मिली, और इसके साथ साथ गीता जाएगी, तुम जाओ, तू आ, आप पढ़ें आदि जो हैं संक्षिप्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाक्य के घटक में, इन वाक्यों में एक कर्ता जैसे सीता, गीता, तुम, तू आदि हैं। जैसे हम वाक्य के घटक, मुख्य घटक कह रहे हैं ना, कर्ता और क्रिया, तो कर्ता के रूप में सीता, गीता, तुम, तू आदि हैं। उसके साथ साथ क्रिया के शब्द भी हैं इसमें, जैसे मिली, जाएगी, जाओ, आ, पढ़ें आदि जो हैं क्रिया हैं। यहाँ कर्सर के माध्यम से आपको बाण जैसे एरो के सहायता से मैं आपको दिखा रहा हूँ पर्दे पर। जैसे क्रिया के शब्द मिली, जाएगी, जाओ, आ आदि जो हैं क्रिया हैं, और यहाँ कर्ता के रूप में सीता, गीता, तुम, तू ये जो हैं कर्ता हैं। इसलिए वाक्य के जो मुख्य घटक कर्ता और जो क्रिया कह रहे थे, जो इनके सबसे बेहतर उदाहरण हैं ये। तो उसके बाद मित्रों आगे बढ़ेंगे, इनकी सहायता से वाक्य रचना संभव है। तो अतः कर्ता और क्रिया वाक्य के अनिवार्य घटक हैं। तो इनके अतिरिक्त वाक्य के अन्य घटक
भर होते हैं, जैसे विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक आदि। ये घटक आवश्यकता अनुसार आते हैं, इन्हें ऐच्छिक घटक कहा जाता है। जैसे मित्रों, आपको अभी घटक के संदर्भ में दो बातें बताई, जैसे कर्ता और क्रिया जो हैं मुख्य घटक हैं, तो उसके बाद विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक आदि जो भी हैं ये ऐच्छिक घटक कहलाते हैं। यहाँ प्रश्न बन सकता है, ऐच्छिक घटक ये हैं, वहाँ विकल्पों में विशेषण हो सकता है, क्रिया विशेषण हो सकता है, कारक हो सकता है। 3 विकल्प होते हैं और चौथा विकल्प जो है उपर्युक्त 3। तो इस प्रकार आप अगर प्रश्न सामना करना पड़ेगा तब आप चौथा विकल्प जो है उपर्युक्त सभी चयन करना होता है। मतलब ऐच्छिक घटक वे हैं विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक आदि जो हैं ऐच्छिक घटक हैं प्रत्येक वाक्य के। तो इस प्रकार मित्रों हम आगे बढ़ेंगे। इनकी सहायता से वाक्य रचना संभव होता है, अतः कर्ता और क्रिया वाक्य के अनिवार्य घटक कहलाते हैं। तो इस प्रकार आप एक एक चीज़ को लिखिए, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्न भी खुद कल्पना करते हुए, बनाते हुए और अभ्यास करेंगे, तब हम परीक्षा में जैसे ही नकारात्मक या सकारात्मक या इनडायरेक्ट या डायरेक्ट पूछे प्रश्न हम आसानी से हल कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे वाक्य के संदर्भ में मित्रों। इनके अतिरिक्त वाक्य के अन्य घटक भर होते हैं और उसके बाद कर्ता या क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के 2 पक्ष होते हैं, जैसे उद्देश्य और विधेय। तो वाक्य के घटक के बाद हम अगले बिंदु पर जाएंगे, उद्देश्य और विधेय। तो अंग्रेजी में उद्देश्य को कहते हैं सब्जेक्ट और विधेय को कहते हैं प्रिडिक्ट, सब्जेक्ट एंड प्रिडिक्ट। कर्ता या क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के 2 पक्ष होते हैं, जैसे 2 पक्ष हैं तो उद्देश्य और विधेय को पक्ष कहते हैं। उद्देश्य के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। मतलब जब हम विचार प्रकट करते हैं, जिसके बारे में हम कहते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, तब उसको हम उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कर्ता विस्तार, जैसे विशेषण, संबंध बोधक, भाव बोधक आदि आ जाते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसको हम उद्देश्य कहते हैं। तो उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता आएंगे, कर्ता विस्तार आएंगे। जैसे कर्ता विस्तार मतलब विशेषण, संबंध बोधक, भाव बोधक आदि इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद विधेय, प्रिडिक्ट, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत क्रिया, क्रिया विस्तार, कर्म, कर्म विस्तार आदि आ जाता है। तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया, क्रिया विस्तार, कर्म, कर्म विस्तार आदि आ जाता है। जैसे मित्रों यहाँ ध्यान दीजिए, विधेय के अंतर्गत हम लोग क्रिया, क्रिया विस्तार, कर्म, कर्म विस्तार आदि को सम्मिलित करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक सृजन प्रतियोगिता में भाग लेगा। यह एक वाक्य है उदाहरण के लिए, विधेय के लिए। तो इस वाक्य में उद्देश्य है इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक सृजन, यह उद्देश्य है। उसके बाद प्रतियोगिता में भाग लेगा, यह विधेय है। मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम प्रकट कर रहे हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वह जो है उद्देश्य कहलाता है। तो उदाहरण के तौर पर आपके सामने जो प्रस्तुत किया था, उस वाक्य में इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक सृजन जो है
उद्देश्य है। उसके बाद प्रतियोगिता में भाग लेगा जो वाक्य में अंश है विधेय कहलाएगा। तो इस प्रकार मित्रों, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रश्न भी बन सकता है, इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक सृजन प्रतियोगिता में भाग लेगा, ये एक वाक्य है। तो इस वाक्य प्रश्न के रूप में देगा, तो इसमें उद्देश्य है, यह प्रश्न है। तो 4 विकल्पों में आपको इस वाक्य के छोटे छोटे अंशों में विभाजित करके 3 विकल्प देता है, और एक विकल्प ये रहेंगे कि इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक सृजन विकल्प जो है सही विकल्प है, उस विकल्प का चयन करना होता है। या इसी को लेकर, विधेय को लेकर भी प्रश्न बना सकता है इसी रूप में। मित्रों ध्यान दीजिए, जब हम परिभाषा में पढ़ते हैं, और उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो परिभाषा पढ़ते हुए, उदाहरण को देखते हुए, दोनों को सुमेलित करते हुए अगर आप अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आसानी से आप समझ सकते हैं प्रश्न कैसे भी पूछा जाए। मतलब व्याकरण के अंतर्गत परीक्षाओं में आपको सिर्फ वाक्य दिया जाएगा या शब्द दिया जाएगा, मतलब अनुप्रयुक्त के रूप में, तब प्रश्न बनाकर नीचे 4 विकल्प रखते हैं, तब हम सही विकल्प का चयन करना होता है। इसलिए परिभाषा समझिए, उदाहरण सामने रखिए, उसके बाद अभ्यास कीजिए कि इस प्रकार के कुछ प्रश्न वाक्य कैसे आ सकते हैं, तभी हम आसानी से हम हल कर सकते हैं प्रश्न को। आगे बढ़ेंगे। उद्देश्य विधेय से संबंधित कुछ और वाक्य आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। मोहन बीमार है, तो उद्देश्य है मोहन, विधेय है बीमार। जैसे आपको अभी अभी बता रहा था कि परिभाषा समझिए और कुछ वाक्य बनाइए, वाक्यों को विभाजित कीजिए कि उद्देश्य ये हैं, विधेय ये है। तो मोहन उद्देश्य है, बीमार है, विधेय है। उसके बाद जगदीश ने मोहन को अपना साथी चुना। तो इस वाक्य में कर्सर से आपको दिखा रहा हूँ एरो मार्क से, जगदीश ने उद्देश्य है और यहाँ मोहन को अपना साथी चुना, यह जो है विधेय है। उसके बाद और एक वाक्य है, मैं मेरठ में रहने वाले एक मित्र से मिला था। एक वाक्य है, यहाँ समझने के लिए थोड़ा यहाँ स्पेस दिया, विराम दिया, लेकिन गलत नहीं है। यहाँ मैं मेरठ में रहने वाले एक मित्र से मिला, नहीं तो फिर मैं हैदराबाद में रहने वाला एक मित्र से मिला। इस प्रकार का जो वाक्य है उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं जो है उद्देश्य है और मेरठ में रहने वाले एक मित्र से मिला, यह जो है विधेय कहलाता है। तो इस प्रकार वाक्यों को जब हम विभाजित करते हैं तो मित्रों उद्देश्य और विधेय इस प्रकार आसानी से समझ सकते हैं। जैसे इसलिए आपको एक सूची के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया, तो इस प्रकार आप समझिए और परीक्षा में भी आपको इसी तरह प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है या संदर्भ होता है। उसके बाद दूसरे विषय पर हम चर्चा करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद अत्यंत आवश्यक चीज़ है समझने के लिए। सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, उसके साथ साथ उदाहरण देखेंगे, उसके साथ साथ आपके सामने नमूने प्रश्न भी प्रस्तुत करूंगा। तो सामान्यतः 2 दृष्टियों से वाक्यों के भेद किए जाते हैं। तो किस दृष्टि से वाक्यों के भेद किए जाते हैं, कितने भेद हैं वाक्यों में, इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है। जैसे अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद, या वाक्यों का वर्गीकरण, वाक्यों का विभाजन, इस प्रकार भी कह सकते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्यों का विभाजन, वाक्यों के भेद, तो 2 दृष्टियों में हम वाक्यों को विभाजित कर सकते हैं, जैसे अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है किस दृष्टि से वाक्यों का भेद किया जाता है या वाक्यों का विभाजन कर सकते हैं। तो वहाँ विकल्प हो सकते हैं, अर्थ की दृष्टि से नंबर 1 विकल्प होगा, नंबर 2 विकल्प होगा रचना की दृष्टि से, नंबर 3 में होगा अर्थ और
रचना की दृष्टि से, नंबर 4 होगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार 4 विकल्प होंगे तब आप सही लगता है, अर्थ की दृष्टि से भी सही लगता है, रचना की दृष्टि से दूसरा विकल्प भी सही लगता है। लेकिन मित्रों तीसरा विकल्प जो है, अर्थ और रचना की दृष्टि से जो तीसरा विकल्प है, उस विकल्प का चयन करना होता है परीक्षाओं में। जैसे वाक्य के भेदों के अंतर्गत इस प्रकार हम 2 दृष्टियों से विभाजित कर सकते हैं। अगले बिंदु पर हम चले जाएंगे। जैसे अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेदों में हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों में। जैसे एक विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादिवाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठवां इच्छावाचक वाक्य, सातवां संदेहवाचक वाक्य, आठवां संकेतवाचक वाक्य। इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। सामान्य रूप से प्रश्न अर्थ के आधार पर वाक्यों के ये भेद होते हैं, तो वहाँ 6, 7, 8, 9 4 विकल्प होते हैं। तो वहाँ आप लोग सही विकल्प का चयन करना होता है 8। तो ये सामान्य रूप से प्रश्न है। उसके बाद हम एक एक अर्थ के आधार पर वाक्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर दूसरा है रचना के आधार पर वाक्यों का विभाजन या वर्गीकरण। जैसे इसमें 3 है रचना के आधार पर वाक्यों में। पहला है सरल या साधारण वाक्य, इसको अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य रचना के आधार पर। फिर तीसरा है मिश्रित वाक्य, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इस प्रकार फिर एक बार दोहराता हूँ, रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण या भेद या बांटने में 3 प्रकार हैं। सरल या साधारण वाक्य जिसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं, दूसरा है संयुक्त वाक्य जिसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, तीसरा है मिश्रित वाक्य जिसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो इस प्रकार रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं। तो परीक्षाओं में प्रश्न बन सकता है कि रचना के आधार पर वाक्यों के ये भेद होते हैं, वहाँ 3, 4, 5, 6 इस प्रकार 4 विकल्प होते हैं। वहाँ अब 3 विकल्प जो है उसका चयन करना होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर रचनाओं के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रकार है विधानवाचक या विधिवाचक वाक्य, जिसे अंग्रेजी में अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो विधानवाचक या विधिवाचक वाक्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसका अर्थ है जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मित्रों यहाँ ध्यान दीजिए, जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, मतलब हम वाक्य के संदर्भ में चर्चा किए हैं। मतलब संक्षिप्त वाक्य में कर्ता और क्रिया होती है, 2 चीज़ें मुख्य होते हैं। तो वहाँ जिस वाक्य में हमको किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना प्राप्त होती है या सामान्य सूचना मिलती है, उसी को हम विधानवाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। किसी के अस्तित्व का बोध भी इस वाक्य के वाक्यों से होता है। जैसे मित्रों 2 चीज़ें हैं यहाँ, मतलब किसी कार्य का करने या होने की बात भी होती है और उसके साथ साथ किसी अस्तित्व का बोध भी होता है विधानवाचक वाक्य से। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। मित्रों यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है वाक्य सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। यह विधानवाचक वाक्य है या विधिवाचक वाक्य है।
तो इसमें कोई कार्य करने का या होने का सूचना मिल रहा है हमको। तो इस तरह और एक उदाहरण भी है, जनता ने नेताजी का स्वागत किया। तो किसी विषय के बारे में या किसी चीज़ के बारे में या किसी अस्तित्व के बारे में प्रकट हो रहा है दूसरे वाक्य से। उसके बाद मित्रों तीसरा वाक्य ध्यान दीजिए, मैं कल दिल्ली गया था। तो इस वाक्य से किसी कार्य का होने या करने का बोध हो रहा है, मतलब मैं कल दिल्ली गया था, तो कोई कार्य के बारे में सूचना प्रदान हो रहा है इस वाक्य से। फिर चौथा वाक्य पर ध्यान दीजिए, हम स्नान कर चुके हैं, मतलब स्नान करने की जो क्रिया है तो उसके बारे में सूचना मिल रही है। उसके बाद इस विधानवाचक या विधिवाचक वाक्य से संबंधित एक नमूना प्रश्न है, विजयनगर राजाओं में कृष्णदेवराय श्रेष्ठ थे। तो यहाँ कार्य या क्रिया करने का सूचना नहीं मिल रही है। मित्रों ध्यान दीजिए, मतलब किसी अस्तित्व के बारे में, कोई व्यक्ति का अस्तित्व के बारे में यहाँ प्रकट हो रहा है इस प्रश्न से। तो अस्तित्व जहाँ प्रकट होता है वहाँ उसको हम विधानवाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। तो मित्रों हम विधानवाचक या विधिवाचक के संदर्भ में इस प्रश्न के बारे में मतलब जानकारी प्राप्त कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ 4 विकल्प हैं, इच्छावाचक एक है, संदेहवाचक और विधिवाचक, विस्मयवाचक, 4 विकल्प हैं। तो यहाँ अस्तित्व का बारे में प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ तीसरा जो विकल्प है वह सही है और विधिवाचक शुद्ध विकल्प है, इसलिए इसका चयन करना होता है परीक्षाओं में। तो इस प्रकार मित्रों विधानवाचक या विधिवाचक वाक्यों में 2 चीज़ें मुख्य होते हैं। फिर एक बार दोहराता हूँ, किसी कार्य को करने या होने की सूचना प्रकट करें या अस्तित्व के बारे में प्रकट करें, उसी को हम विधानवाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध का बोध होता हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब निषेध बिल्कुल ना होने का बोध हो, इसको हम अंग्रेजी में नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कभी कभी इस परिभाषा को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे किसी कार्य को ना होने की बात हो उस वाक्य को डैश कहते हैं। फिर एक बार दोहराता हूँ, किसी कार्य को ना होने का बोध हो उस वाक्य को डैश कहते हैं। जैसे 4 विकल्प होते हैं, वहाँ एक सही विकल्प होता है निषेधवाचक वाक्य, उस वाक्य का चयन करना होता है। निषेधवाचक वाक्य के लिए उदाहरण देखिए, मैं आज नहीं पढ़ूंगा एक वाक्य है। उसके बाद माला नहीं नाचेगी। तो आज हिंदी अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। तो इन 3 वाक्यों में प्रत्येक वाक्य में एक शब्द प्रयोग किया गया है नहीं। पहले वाक्य में देखिए, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस शब्द से प्रकट हो रहा है कि कोई कार्य ना हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसके बाद माला नहीं नाचेगी, मतलब माला नाचने की जो क्रिया है, काम है, वह नहीं हो रहा है, इसलिए यह वाक्य जो है निषेधवाचक वाक्य है। उसके बाद मित्रों, आज हिंदी के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, मतलब हिंदी अध्यापक के द्वारा कक्षा लेने की जो क्रिया है, काम है, कार्य है, नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ नहीं शब्द जो है निषेधवाचक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है प्रस्तुत उदाहरण में। तो इसलिए मित्रों इस प्रकार हम निषेधवाचक वाक्य को समझना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। तीसरा बिंदु है
तीसरा प्रकार है अर्थ के आधार पर प्रश्नवाचक वाक्य। इसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं अंग्रेजी में। तो प्रश्नवाचक वाक्य का अर्थ है जिन वाक्यों से प्रश्न किया जाए, अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। सामान्य रूप से हिंदी बोलने वालों के लिए यह अर्थ के आधार पर प्रश्न वाक्य जो है समझने के लिए अत्यंत आसान है। तो इसमें कुछ उदाहरण हैं। क्या तुम खेलोगे? प्रश्नवाचक वाक्य के लिए उदाहरण है। तो उसके बाद और एक वाक्य है दूसरा, तुम पढ़ने कब जाओगे? तुम्हारा नाम क्या है? तुम खाओगे? इस प्रकार के वाक्य जो हैं प्रश्नवाचक वाक्य के लिए उदाहरण हैं। उसके बाद अर्थ के आधार पर चौथा प्रकार है विस्मयादिवाचक वाक्य, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं अंग्रेजी में। तो विस्मयादिवाचक वाक्य का अर्थ है, विस्मयादिवाचक वाक्य से तात्पर्य है जिन वाक्यों से आश्चर्य अर्थात विस्मय, जैसे हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों, उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे फिर एक बार दोहराता हूँ विस्तार से। जिन वाक्यों में, जैसे कोई वाक्य में आश्चर्य या विस्मय प्रकट होता है, आश्चर्य विस्मय जैसे हर्ष, शोक, घृणा आदि जैसे हमारे मन के भाव प्रकट करते हैं, उस संदर्भ में या उन वाक्यों को विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कभी कभी हम बोलचाल के भाषा में या दैनिक जीवन में जो भाषा में प्रयोग करते हैं या प्रकट करते हैं कि हमारे मन के कुछ मूल भाव होते हैं, जैसे हर्ष कभी कभी, या संतोष कभी कभी, शोक मतलब दुख के रूप में, या घृणा मतलब किसी के ऊपर घृणा दिखाते हैं। तो उस संदर्भ में इस प्रकार के इन शब्दों को लेकर, इन भावों को लेकर जो हम वाक्य तैयार करके हमारे मन में विचार प्रकट करते हैं, उन वाक्यों को, इनसे बने, इन शब्दों से बने वाक्यों को हम विस्मयादिवाचक वाक्य अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे विस्मयादिवाचक वाक्य के लिए उदाहरण है, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, एक वाक्य है। इससे कोई भाव प्रकट हो रहा है, मतलब कोई जैसे हर्ष, शोक, घृणा जैसे भाव प्रकट हो रहा है, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी। उसके बाद ओह बड़ा जुल्म हो गया, मतलब कोई भाव प्रकट हो रहा है इधर। उसके बाद आहा कैसा सुंदर दृश्य है। उसके बाद और एक वाक्य है, अच्छा तुमने भी स्नान कर लिया, आश्चर्य जैसे भाव प्रकट हो रहा है अंतिम वाला वाक्य से। तो इस प्रकार यहाँ मित्रों ध्यान दीजिए, कोई इसी तरह कोई भाव प्रकट करते हुए वाक्य बनाकर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। उस समय आप लोग इस पहले वाक्य से पहले जो भाव से युक्त कोई शब्द होता है, जैसे अरे, ओह, आह, अच्छा, इस प्रकार के शब्दों से युक्त जब वाक्य प्रयोग होता है उसको हम विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। तो इससे बने जो प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों के नीचे जो 4 विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में आप लोग इस शब्द को देखते ही उस विकल्प का चयन करना होता है, तभी वह सही और शुद्ध विकल्प माना जाता है। तो मित्रों इस प्रकार विस्मयादिवाचक वाक्य में भाव से युक्त शब्दों पर ध्यान दीजिए। उनसे बने जो भी वाक्य हैं, वाक्यों को बार बार अभ्यास कीजिए और नेक्स्ट आगे अगले बिंदु पर ध्यान देंगे। अर्थ के आधार पर वाक्यों में जो विस्मयादिवाचक वाक्य हैं, यहाँ इससे बने नमूना प्रश्न हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।
आप हैदराबाद जाएंगे तो मैं भी साथ चलूँगा। वाक्य पहचानिए, यह एक नमूना प्रश्न है समझने के लिए। फिर एक बार दोहराता हूँ, आप हैदराबाद जाएंगे तो मैं भी साथ चलूँगा। यह एक वाक्य है, तो वाक्य पहचानना है किस प्रकार का वाक्य है। नमूने के लिए तो यहाँ एक पहला बिंदु है, मतलब पहला विकल्प है संकेतवाचक वाक्य, दूसरा है संदेहवाचक वाक्य, तीसरा है इच्छावाचक वाक्य, चौथा है विधिवाचक वाक्य। तो यहाँ मित्रों विस्मय के रूप में आपको विकल्प नहीं दिया गया है, लेकिन समझने के लिए आपको यहाँ विकल्प होना चाहिए कि कोई नहीं, लेकिन विस्मयादिवाचक विकल्प जो है उसका चयन करना होता है। इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको बनेंगे तो इस प्रकार ये चार जो है चार विकल्पों में एक विकल्प, चौथा विकल्प जो है वहाँ आपको विस्मयादिवाचक वाक्य या कोई नहीं वाक्य जैसे विकल्प रहता है। तो यहाँ वर्तनी की त्रुटि हुई है, इसलिए समझिए कि विस्मयादिवाचक वाक्य यहाँ चौथे विकल्प में हो सकता है, नहीं तो कोई नहीं विकल्प हो सकता है। तब आप ये चौथा विकल्प चयन करना होता है। तो मित्रों अर्थ के आधार पर वाक्यों में पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कोई वाक्य ऐसा हो उसमें आज्ञा या अनुमति दो रूप होना चाहिए इसमें। तो किसी को हम आज्ञा कर रहे हैं, मतलब कुछ करने के लिए या कुछ लाने के लिए, कुछ प्रकट करने के लिए, या कुछ हम कर रहे हैं तो किसी से अनुमति लेनी है, तो इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो इन वाक्यों में मतलब आज्ञा हो सकता है या अनुमति हो सकती है। तो इस प्रकार के कुछ शब्द होते हैं, तो उससे आप लोग उस वाक्य को पहचानना होता है। यह आज्ञावाचक वाक्य जिसे अंग्रेजी में सेंटेंस डिनोटिंग ऑर्डर वाक्य के रूप में भी हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। आज्ञावाचक वाक्य या सेंटेंस डिनोटिंग ऑर्डर के अंतर्गत कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप चुप रहिए एक वाक्य है। इसका मतलब क्या है? ये इस वाक्य से यह बोध होता है कि आज्ञा मतलब ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग। दूसरा वाक्य है यहाँ से चले जाइए, मतलब गुस्से से हम बोल रहे हैं कि किसी से यहाँ से चले जाइए, मतलब आज्ञा मतलब ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग। तो उसके बाद तीसरा वाक्य देखिए, अपना अपना काम करो, मतलब आज्ञा कर रहे हैं, आज्ञा प्रकट कर रहे हैं कि ऑर्डर कर रहे हैं कि आप अपना काम कर लीजिए। इस अर्थ में हम लोग वाक्य प्रकट करते हैं, तो वह जो है आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। उसके बाद अंतिम वाक्य देखिए, आप जा सकते हैं। आप जा सकते हैं से तात्पर्य है हम अनुमति दे रहे हैं, मतलब किसी को अनुमति छूट दे रहे हैं कि आप चले जाइए। चौथा वाक्य है, तो इस प्रकार यहाँ अनुमति देते हुए वाक्य जब बनाते हैं उसको हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो मित्रों यहाँ इस प्रकार प्रश्न बना सकते हैं अर्थ के आधार पर अंतर्गत आज्ञावाचक वाक्यों के अंतर्गत, तो सही विकल्प का चयन करना होता है। जैसे मित्रों अब यहाँ ध्यान दीजिए, अर्थ के आधार पर वाक्यों के अंतर्गत यहाँ हम इस वाक्यों के भेदों में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले विषय के साथ अगले कार्यक्रम में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।